हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम केन्स का रोजगार सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए रोजगार के सिद्धांत को हमने पढ़ा था और हमने उसमें ये देखा था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनको हम जिसमें एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, केन्स, ये सभी लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आते हैं। तो इन लोगों ने जो सिद्धांत दिया, हालांकि इनका अलग अलग सिद्धांत है, तो जो इनका हम सम्मिलित रूप पढ़े थे और देखे थे कि अर्थव्यवस्था में इनका ये कहना था कि अर्थव्यवस्था प्राकृतिक रूप से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी यदि गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप ना करे, तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो पूरा सिद्धांत था वो 1929 में आते आते पूरा फेल हो गया था। और जो ये कह रहे थे क्लासिकल अर्थशास्त्री की सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था अपने आप दीर्घकाल में ठीक हो जाएगी, अल्पकाल में ही रोजगार मतलब बेरोजगारी रहेगी, दीर्घकाल में सब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई, फेल कर गई। 1929 की मंदी में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा दिया गया मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया और तब केन्स ने जोरदार प्रहार किया इनके क्लासिकल मॉडल पे। और जॉन मेनार्ड केन्स जो लंदन के थे और एक उनके पिता भी प्रोफेसर थे, वो भी प्रोफेसर हुए इकोनॉमिक्स के और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे और पीगू के ही समय के थे आसपास के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थव्यवस्था में जो मंदी है उसका कारण एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण है और से का जो बाजार नियम है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेगी, वो गलत है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित नहीं करती है। यदि उत्पादन अधिक हो गया तो इन्वेंट्री में वृद्धि होगा और इन्वेंट्री मीन्स गैर बिका हुआ माल, यानी कि जो बिक नहीं पाया माल, तो ओवर प्रोडक्शन होगा। ओवर प्रोडक्शन होने की स्थिति में कीमतें नीचे गिरती हैं, कीमतें नीचे गिरती हैं तो प्रॉफिट नीचे गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है क्योंकि लोग डिमांड नहीं करते हैं, कीमतें गिरने का इंतज़ार करते हैं और डिमांड न करने के कारण माल बिकता नहीं है और अर्थव्यवस्था में छटनी होने लगती है। लोग श्रमिकों को बाहर करने लगते हैं, अर्थव्यवस्था में फैक्ट्रियों से बाहर करने लगते हैं, उनकी आय गिरती है। फिर आय गिरती है तो वो और नहीं डिमांड करते हैं, डिमांड एग्रीगेट डिमांड और गिरता है और अर्थव्यवस्था में इस तरह से पूरी तरह से मंदी फैल जाती है, बेरोजगारी फैल जाती है। तो जॉन मेनार्ड केन्स एक तरह से अर्थव्यवस्था को बचाए। उस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के, घोर मंदी के चपेट में थी। तो उस समय केन्स ने, ये कहा जाता है कि केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नव जीवन दिया, नया जीवन दिया अपना सिद्धांत दे करके। उन्होंने एक किताब प्रकाशित की जिसमें अपना सिद्धांत दिया 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया सिद्धांत बिल्कुल रूप से अनुपयोगी है और दरअसल वो आय रोजगार का सिद्धांत है ही नहीं। जो हम दे रहे हैं वो आय रोजगार का सिद्धांत दे रहे हैं और दीर्घकाल का सिद्धांत है ये, जो कि दीर्घकाल कोई उपयोग का नहीं होता है। दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, हम जीते हैं अल्पकाल में। तो अल्पकाल से संबंधित उन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया और उस रोजगार के सिद्धांत में क्या क्या उन्होंने बातें कही, किस तरह से उन्होंने समझाया एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और इफ़ेक्टिव डिमांड, ये 3-4 जो कंपोनेंट है, मुख्य जो कंपोनेंट है उनके सिद्धांत की, वो हम इस वीडियो में समझेंगे और टेक्निकली रूप से पूरे थ्योरी को उनके समझेंगे और बहुत ही आराम से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आपको पूरा केन्स का थ्योरी हमने एक ही वीडियो में बना दिया है, तो आपको पूरी तरह से उनका थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। केन्स का रोजगार सिद्धांत। केन्स का पूरा नाम जॉन मेनार्ड केन्स है, JM केन्स के नाम से जानते हैं इनको। और केन्स ने एक सिद्धांत दिया था रोजगार का सिद्धांत, जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का रोजगार का सिद्धांत चल रहा था, एडम स्मिथ से लेकर के और पीगू तक ने क्लास मॉडल दिए, एक सिद्धांत दिए, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट निर्धारण का सिद्धांत दिया, जिसपे सभी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि गवर्नमेंट का रोल अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए और अर्थव्यवस्था को फ्री चलने देना चाहिए। तो इनका सिद्धांत जो कि 1929 की मंदी में फेल कर गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स होने लगी।
तो इसके बाद केन्स आए और इन अर्थशास्त्रियों का जम के आलोचना किया और फिर अपना एक सिद्धांत दिया, उसी को हम केन्स का रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में, उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया। इनके सिद्धांत का मूल जो तत्व है वो है इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावी मांग। प्रभावपूर्ण मांग को उन्होंने समझाने की कोशिश की समग्र पूर्ति से, एग्रीगेट सप्लाई से, एएस कहते हैं, और समग्र मांग से, एडी से। समग्र पूर्ति और समग्र मांग से, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड से। फिर उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से आय और रोजगार का निर्धारण होता है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्रों से बिल्कुल अलग था। बाद में चूंकि हर सिद्धांत की आलोचना होती है, तो फिर केन्स के सिद्धांत की भी आलोचना की गई। केन्स ने अपना सिद्धांत अपने फेमस पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित किया, उसमें दिया। इस किताब में उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का बहुत ही ज़्यादा आलोचना किया, जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के मॉडल पे पूरी अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी देश की। उसका उन्होंने जम के विरोध किया और एक एक करके आलोचना किया। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने आलोचना किया। क्लासिकल थ्योरी में, क्लासिकल मॉडल में, सॉरी, क्लासिकल मॉडल में उन्होंने, क्लासिकल मॉडल में यह सिद्धांत दिया गया था कि यदि मजदूरी को, वेज को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो इसको उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि मजदूरी को पूरी तरह से फ्री यदि छोड़ भी दिया जाए तो मजदूरी बहुत नीचे दी आ जाएगी। तो जब वेज नीचे आएगा तो उसका प्रभाव ये होगा कि इनकम कम होगा लोगों का। इनकम जब कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि वेज इनकम कहलाता है, जो लोगों को काम के बदले मिलता है, वेतन या पैसा या वेज, तो वो कम हो जाएगा। तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग कम होगा। समग्र मांग कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को यदि हम फ्री छोड़ दें तो वो आय और बचत को, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर कर देगा। ये भी उन्होंने कहा कि गलत है, क्योंकि यदि मंदी की स्थिति है, चारों तरफ निराशा की स्थिति है, बेरोजगारी है और कीमतें गिर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम भी कर दें तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चारों तरफ निराशा रहेगा, माल बिकने का उम्मीद नहीं रहेगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। तो ये भी थ्योरी को उन्होंने गलत कहा। नेक्स्ट उन्होंने कहा था, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा था कि से का लॉ क्या कहता है। से का लॉ कहता है, सेज लॉ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। इसको भी उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन होगा और उत्पादन अधिक हो गया तो ऐसी स्थिति में इन्वेंट्री में वृद्धि हो जाएगी। इन्वेंट्री में यानी कि गैर बिका हुआ माल में वृद्धि होगा और इसके वजह से प्राइस कम होगा। प्राइस कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये स्थितियां इन तीनों पॉइंट पे केन्स ने आलोचना किया क्लासिकल अर्थशास्त्रों का, और कहा कि क्योंकि विश्व में ये देखा गया कि जब 1930 में जो मंदी आई उसमें ये देखा गया कि कीमतें गिर रही हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन कोई डिमांड नहीं बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रहा है, समग्र मांग बिल्कुल नीचे आ रहा है। इस आशा में आ रहा है कि कीमतें और गिरेंगी, लोग इस वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं, अपने क्रय को नहीं क्रय कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे थे कि लोग, इन्वेस्टर्स का मानना था कि जब हमें जो हम उत्पादन करेंगे वो बिकेगा ही नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, जब बिकेगा नहीं तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वेज के माध्यम से जो कहा गया कि वेज से फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा, वो भी प्रत्याशा गलत निकली, आशा गलत निकली। तो इन आधारों पे केन्स ने आलोचना किया और ये कहे कि जो 30 की मंदी आई उसमें ये देखा गया कि जो सारे देश क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के
बनाए गए मॉडल पे चल रहे थे कि गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप नहीं करने की जरूरत है, सरकार को अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, तो वो फेल हो गया पूरी तरह से। अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती गई, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में आ गई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई। तब किन्स, यही मंदी ने किन्स को जन्म दिया और किन्स ने पूरे क्लासिकल थ्योरी को ही कहा कि ये मॉडल ही बिल्कुल गलत है, और जो कहते हैं कि गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत मॉडल है और यह दरअसल रोजगार की थ्योरी है ही नहीं। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, उन्होंने ये आय और रोजगार का सिद्धांत नहीं है ऐसा उन्होंने माना। किन्स का जन्म 1883 में हुआ और मौत 1946 में उनकी मृत्यु हुई। इन्होंने किताब लिखा था जो अभी मैंने बताया कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में प्रकाशित हुआ। Argued recession and depressions can result from inadequate demand. Policymakers should shift AD. AD means aggregate demand. इन्होंने कहा कि जो रिसेशन है, मंदी है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि डिमांड में कमी है, एग्रीगेट डिमांड में कमी है, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मंदी और डिप्रेशन की स्थिति है। फेमस क्रिटिक ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का, क्लासिकल सिद्धांत का बहुत ही जम के इन्होंने आलोचना किया। द लॉन्ग रन इज ए मिसलीडिंग गाइड टू करंट अफेयर्स, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। इन्होंने कहा जो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि लॉन्ग रन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लॉन्ग रन में सब कुछ ठीक होगा, यदि बेरोजगारी है तो वो शॉर्ट रन के लिए होगा, अल्पकाल के लिए होगा, यदि कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या अर्थव्यवस्था में अल्प प्रोडक्शन है या इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इसका कारण सिर्फ ये है कि अभी शॉर्ट रन में है, शॉर्ट रन में अल्प रोजगार हो सकता है, यानी कि बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में बेरोजगारी दूर हो जाएगी और वेज नीचे आ जाएगा और इस वजह से सबको रोजगार मिल जाएगा। किन्स ने कहा कि लॉन्ग रन में कौन रहता है, लॉन्ग रन में कौन जीता है, हम लोग तो शॉर्ट रन में जीते हैं, हम लोग शॉर्ट रन में सोचते हैं और शॉर्ट रन में काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में हम सब लोग मर जाते हैं, केवल शॉर्ट रन में हम लोग जीते हैं और शॉर्ट रन में चीजें ठीक होनी चाहिए। किन्स ने अपने सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत कहा तथा क्लासिकल सिद्धांत को विशिष्ट सिद्धांत कहा। उन्होंने कहा कि ये एक विशिष्ट सिद्धांत है, एक विशिष्ट केस में ही लागू हो सकता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत कहा जो हर स्थिति में लागू किया जा सकता है। किन्सियन रोजगार सिद्धांत की दो बातों का उल्लेख आवश्यक है। प्रथम, किसी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में उत्पादन क्षमता को स्थिर माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा उत्पादन क्षमता के प्रयोग पर निर्भर करेगी, चूंकि दूसरी, चूंकि अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती है, इसलिए उत्पादन का स्तर रोजगार के स्तर पर निर्भर करेगा। रोजगार की वृद्धि उत्पादन में वृद्धि लाएगी, इसलिए उत्पादन को रोजगार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि जो उत्पादन है वही रोजगार है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से ही उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन को हम वाई से दिखाते हैं। किस ने रिपीट की कि लंबे समय में हम सभी मर जाते हैं। दीर्घकालिक सिद्धांत प्रस्तुत करने का कोई फायदा नहीं है। दीर्घकालीन सिद्धांत जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था, इन्होंने कहा कि दीर्घकालीन सिद्धांत का कोई फायदा नहीं है प्रस्तुत करने का। इन्होंने कहा कि उत्पादन क्षमता पर आधारित होता है कि देश में कितना उत्पादन होगा, देश के अंदर उत्पादन कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी का किस पर निर्भर करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी निर्भर करेगा संसाधनों के उपयोग पर, उत्पादन की मात्रा पर। तो जितना ज़्यादा उत्पादन की मात्रा होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता का उपयोग होगा। प्रभावी मांग इनके सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव डिमांड इनको जिसको कहा गया इफेक्टिव डिमांड। इन्होंने ये कहा कि प्रभावी मांग को किन्सियन सिद्धांत में केंद्र स्थान पर आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रभावपूर्ण मांग की कमी है, जिसकी वृद्धि के द्वारा अनैच्छिक बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके अनैच्छिक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इस प्रकार किन्स के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का निर्धारण समग्र मांग समग्र पूर्ति के ऊपर निर्भर करेगा। अब यदि समग्र पूर्ति दी हुई हो तो हम यह कह सकते हैं कि रोजगार का स्तर समग्र मांग पर निर्भर करेगा। अब हम देखेंगे कि समग्र पूर्ति समग्र मांग क्या है।
तो इसमें हम ये समझ लेते हैं पहले कि समग्र मांग समग्र पूर्ति क्या है। इन्होंने ये कहा कि इफेक्टिव डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आय और रोजगार के निर्धारण में। समग्र पूर्ति और समग्र मांग जहां पे बराबर होती है उसी को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है एग्रीगेट डिमांड के। तो ये हमें याद रखना है, उस बिंदु को हम इफेक्टिव डिमांड कहेंगे, उसी बिंदु को हम इफेक्टिव डिमांड। और उन्होंने इफेक्टिव डिमांड को ही मुख्य माना। उन्होंने कहा कि यदि इफेक्टिव डिमांड में कमी होती है तो ऐसी स्थिति में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड से, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, समग्र पूर्ति और समग्र मांग क्या है, फिर तब हम इफेक्टिव डिमांड को ठीक से समझ पाएंगे। समग्र पूर्ति पहले देख लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो समग्र पूर्ति एक न्यूनतम प्रत्याशित मूल्य होता है जिसे साहसी को किसी श्रमिक को रोजगार देते समय आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए। श्रम के रोजगार के किसी भी स्तर पर कुल आपूर्ति मूल्य मुद्रा की कुल राशि है जो किसी अर्थव्यवस्था में किसी उद्यमी नियोजित श्रमिकों की दी गई संख्या द्वारा उत्पादित उत्पादन की बिक्री से प्राप्त करने की उम्मीद करता है। रोजगार के प्रत्येक विशेष स्तर के लिए कुल आपूर्ति मूल्य होता है। तो समग्र पूर्ति फलन ये कहता है एग्रीगेट सप्लाई ये फंक्शन ये कहता है कि जो भी पूर्ति की जाती है, यानी कि जो भी उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, तो यह प्रोडक्शन किसी साधनों को होता है के माध्यम से होता है। फैक्टर्स उसमें लगते हैं, फैक्टर लेबर कैपिटल लैंड वगैरह लगते हैं जिसको प्रोड्यूसर पैसे देता है, ठीक है, पेमेंट करता है, भुगतान करता है। तो इसको बनाने में लागत आती है, प्रोडक्शन को बनाने में लागत आती है। तो कोई भी साहसी, कोई भी प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि इस प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन उसने किया है, इसको बेच करके कम से कम इतना मिल जाए जो उसने इसको भुगतान किया है, जो भी पेमेंट हुआ है, इतने के बराबर इससे प्राप्त करने की, बिक्री से, सेल से प्राप्त करने की उम्मीद करता है जो फैक्टर को उसने दिया है, भुगतान किया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि समग्र पूर्ति फलन, इसको कहा कि ऐसी स्थिति हो जिसमें जो उत्पादन है उसको बेच करके कम से कम इतना मिल जाए उसे कि जो उसके खर्चे को पूरा कर सके। तो श्रम के रोजगार के किसी स्तर को कुल आपूर्ति मूल्य मुद्रा की कुल राशि है जो किसी अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमी नियोजित श्रमिकों को दी गई संख्या द्वारा उत्पादित उत्पादन की बिक्री से प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। जो उत्पादन उन्होंने किया है, जो मार्केट में ले गए हैं बेचने के लिए, तो उसी को वो बेच करके एटलीस्ट उतना, नहीं तो वो उत्पादन बंद कर देंगे, तो उतना कम से कम मिल जाए जो उनको वहां पे इस उत्पादन को बनाने में खर्चा आया है, उसको उन्होंने कुल आपूर्ति मूल्य कहा। जो उसको बेचने से जो उसे प्राप्त होगा उसे किन्स ने कुल आपूर्ति मूल्य कहा, जो उत्पादन होगा और उसको बेचने से जो प्राप्त होगा, क्योंकि उसको बनाने में खर्चा आता है। अब किन्स ने समग्र पूर्ति फलन को इस प्रकार से दिखाया, एस जो ए बी से फिर ऊपर चला जाता है, तो किन्स ने यह कहा कि ए बी ये कुल पूर्ति होगी, और इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे उत्पादन क्षमता का हम उपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे हम आय को, आय मतलब उत्पादन, ये मान लीजिए y0 है, ये y1 है, तो वैसे वैसे हम उत्पादन को, ये यदि ई है, E1 है, तो वैसे वैसे हम रोजगार को बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि उत्पादन को ही उन्होंने रोजगार मांगा, क्योंकि रोजगार, उत्पादन रोजगार से ही होता है, रोजगार से ही उत्पादन होता है। तो यानी कि रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो उन्होंने उत्पादन को ही रोजगार मान लिया कि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है रोजगार बढ़ रहा है, और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां पे हम बी बिंदु पे चले जाएं और पूरे संसाधन जो भी हैं वो, यानी कि जो उत्पादन क्षमता है अर्थव्यवस्था की, वो पूरा रोजगार में आ जाए, उसको हम वाई एफ यानी फुल एम्प्लॉयमेंट में उत्पादन की स्थिति वो वाई एफ हो जाएगा, और जो एस वक्र है वो पूरी तरह से वाई अक्ष के समानांतर हो जाएगा पूरी तरह से, यानी कि अब उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते, आय को नहीं बढ़ा सकते। इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे लिखा कि किन्स ने अपनी व्याख्या के दौरान यह माना कि मौद्रिक मजदूरी स्थिर है, और साथ ही यह भी माना कि पूर्ण रोजगार स्तरीय उत्पादन तक श्रम का सीमांत उत्पादन एमपी स्थिर है, इसलिए किन्सियन समग्र पूर्तिवर्ग रोजगार अक्ष के समानांतर होगी, जैसा कि चित्र में ए विभाग से दिखाया गया है। तो किन्स का जो
समग्र पूर्ति वक्र है वो ए बी भाग से दिखाया गया है। उनका ये मानना था कि जैसे जैसे हम उत्पाद रोजगार को श्रमिकों को रोजगार में लगाए जाएंगे तो श्रमिक की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिल्कुल स्थिर रहेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कांस्टेंट लॉ ऑफ रिटर्न्स या कांस्टेंट लॉ ऑफ आउटपुट लागू होगा, और जितने जिस अनुपात में हम साधनों को रोजगार देंगे उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ेगा। तो जो किन्स का सप्लाई वक्र है वो ए बी से है, ए बी के हिस्से से दिखाया गया है। और क्लासिकल ने इस हिस्से को दिखाया कि फुल एम्प्लॉयमेंट है और सारे संसाधन रोजगार में है। जो कि किन्स ने माना कि नहीं, सभी संसाधन रोजगार में नहीं रहते हैं, हमेशा अर्थव्यवस्था का इक्विलिब्रियम अल्प रोजगार पर ही स्थिर हो जाती है। ये किन्स का कहना था। तो समग्र पूर्ति फलन क्या कहता है? समग्र पूर्ति फलन ये कहता है कि जो उत्पादन किया जाएगा वो वह उत्पादन है जो बेचने से कम उत्पादक को उसका मूल्य प्राप्त हो जाए, वही समग्र पूर्ति है, वही आय है। जैसे यहाँ पर यदि है अर्थव्यवस्था, तो इतना आय के रूप में उसे प्राप्त हो जाए, ओ वाई के रूप में उसे प्राप्त हो जाए इस कीमत पर बेचने से, तो माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था में तब इक्विलिब्रियम हो पाएगा, यानी या वो तभी उत्पादन करेगा। तो ये समग्र पूर्ति फलन था। इसको किन्स ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया समग्र पूर्ति को। उनका ये मानना था कि समग्र पूर्ति तो जैसे जैसे रोजगार बढ़ाएंगे वो समग्र पूर्ति बढ़ती जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। इनका मुख्य फोकस समग्र मांग पे था, इफेक्टिव डिमांड जिसको कहते हैं, जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगी, समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होगी, वहाँ पे इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड ईडी कहलाएगा, और वही इक्विलिब्रियम का स्तर होगा, रोजगार का निर्धारण वही होगा। ठीक है। मुख्य बातें क्या क्या हैं कि इसके समग्र पूर्ति वक्र की मुख्य बातों को यहाँ पे दिया गया है। किस ने माना कि मौद्रिक मजदूरी स्थिर है और पूर्ण रोजगार स्तर तक श्रम की सीमांत उत्पादन स्थिर रहेगा। जैसे जैसे हम श्रमिक को लगाएंगे एक समान उत्पादन मिलेगा। समग्र पूर्ति वक्र पूर्ण रोजगार स्तर तक पूर्णतया लोचदार है, जैसा कि हमने ए बी बिंदु से दिखाया था, इस बिंदु से, ए बी बिंदु से। इसके बाद पूर्तियां बेलोच हो जाती है। पूर्ण रोजगार स्तर तक वस्तुओं की पूर्ति बिना मूल्य की वृद्धि के बढ़ाई जा सकती है, अर्थात पूर्ण रोजगार स्तर तक मूल्य स्थिर है। पूर्ण रोजगार स्तर के बाद मूल्यों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में व्यय परिवर्तन का कोई प्रभाव मूल्य स्तर पर नहीं होगा। तो ये मान के चलते हैं समग्र पूर्ति वक्र। तो हमें ये समझ में आ गया समग्र पूर्ति क्या है कि समग्र पूर्ति अर्थव्यवस्था में उत्पादकों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा, जिसको बेचने से उसे उतना मूल्य, उसका मूल्य प्राप्त हो जाए जिसके लिए उसने लोगों को रोजगार दिया है और वो उनका भुगतान कर सके, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन वो करता रहेगा। इस प्रकार सरल किंचन मॉडल से हमारा अभिप्राय आय निर्धारक ऐसे मॉडल से जो पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे की स्थिति से संबंधित है, पूर्ण रोजगार से नीचे के स्तर से संबंधित है। किन्स ने माना कि पूर्ण रोजगार के पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता स्थिर है, मूल्य स्तर स्थिर है, पूर्ति वक्र मूल्य की ऊंचाई पर आधार अक्ष के समानांतर है और इसलिए आय निर्धारण में सम्मिलित नहीं है। पूर्ति वक्र मूल्य की ऊंचाई पर आधार अक्ष के समानांतर है। पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार है और इसीलिए पूर्ति वक्र को किन्स ने अपने एनालिसिस में शामिल नहीं किया। पूर्ति वक्र को उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम समग्र मांग को माना, समग्र मांग में कमी को अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और निम्न आय उत्पादन का कारण माना, समग्र आय, समग्र मांग को। तो इसलिए पूर्ति वक्र को उन्होंने अपने एनालिसिस में नहीं लिया। उन्होंने मान लिया कि पूर्ति वक्र हॉरिजॉन्टल है, यानी कि आधार इसके समानांतर है। जब समग्र पूर्ति वक्र स्थिर है, समग्र पूर्ति स्थिर है, तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग उत्पादन निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाएगा। समग्र पूर्ति स्थिर है, उन्होंने अल्पकाल में कहा कि अल्पकाल में चूंकि साधन स्थिर होते हैं, साधनों को, स्थिर साधनों को बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई भी कांस्टेंट रहेगा। अब ये एक उन्होंने अपने एनालिसिस को ठीक से समझने के लिए यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई उन्होंने कांस्टेंट मान लिया, स्थिर मान लिया। तो इस स्थिति में समग्र पूर्ति स्थिर है और समग्र मांग ही मुख्य रूप से निर्धारण करेगी कि रोजगार कितना होगा और आय कितना होगा। नेक्स्ट है समग्र मांग फलन। और अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? समग्र मांग
फलन समग्र मांग उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्रत्याशित प्राप्तियां अर्थव्यवस्था की वस्तुओं पर विभिन्न व्यय करने वाली इकाइयों के कुल प्रत्याशित व्यय का योग है। समग्र मांग चूंकि किसके द्वारा की जाती है, उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। एक तो कंजम्पशन, दूसरा क्या आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के लिए, पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। एक तो उपभोग पर व्यय किया जाता है, समग्र मांग कंजम्पशन के द्वारा किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए साधनों की मांग की जाएगी, मशीनों की मांग की जाएगी, तो इसकी इन पूंजीगत वस्तुओं की मांग की जाएगी। नेक्स्ट है समग्र मांग है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, व्यय करती है अर्थव्यवस्था में, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म सी आई और जी ले लिया जाता है, समग्र मांग आ जाता है। समग्र व्यय ही समग्र मांग है, यहाँ लिखा भी है समग्र व्यय ही, क्योंकि व्यय ही जो व्यय करते हैं वही तो खर्च करते हैं। हम जाते हैं दुकान पे, हम कहते हैं कि हमें जूते चाहिए, तो हम व्यय करते हैं ना उस पर, तो सभी व्यय को जोड़ दिया जाए तो वही समग्र मांग होगा। ठीक है, तो यदि अर्थव्यवस्था दो क्षेत्रीय है, यदि गवर्नमेंट उसमें एक्टिव नहीं है और टू सेक्टर मॉडल है यदि, तो उसमें सी प्लस आई को लेंगे हम, सी और आई को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। यदि सरकारी व्यय भी शामिल है उसमें, सरकार भी खर्चा कर रही है, सरकार भी मांग कर रही है साधनों की, वस्तुओं की, तो उसको भी हम जोड़ देंगे, तो ये त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा। सी प्लस आई प्लस जी, सी मीन्स कंजम्पशन, आई प्लस इन्वेस्टमेंट और जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। खुली अर्थव्यवस्था है तो उसमें सी प्लस आई प्लस जी के अलावा एक्स माइनस एम भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आयात निर्यात को भी हम शामिल कर लेंगे। यदि निर्यात, या एक्स मतलब निर्यात और एम मतलब आयात, यदि निर्यात और आयात का मूल्य बराबर है तो ये दोनों मिला करके जीरो हो जाएंगे, और यानी कि ये इतना ही बचेगा, सी प्लस आई प्लस जी। तो ये समग्र मांग को व्यक्त करता है। समग्र मांग यानी कि उपभोक्ता के द्वारा और निवेशकों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यय किए जाते हैं वस्तुओं पर, वही समग्र मांग कहलाते हैं, क्योंकि वही मांग करते हैं वस्तुओं की। तो एक बार पढ़ भी सकते हैं इसको। समग्र मांग उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्रत्याशित प्राप्तियां हैं। अर्थव्यवस्था की वस्तुओं पर विभिन्न व्यय करने वाली इकाइयों के कुल प्रत्याशित व्यय का ही योग है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं के ऊपर सभी व्यय करने वाली इकाइयों द्वारा प्रत्याशित समग्र व्यय ही समग्र मांग है। जो समग्र व्यय किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, उनको यदि हम जोड़ लें तो वही समग्र मांग है, क्योंकि सभी लोग खर्चा करते हैं उस पर। उत्पादित वस्तुओं के ऊपर प्रत्याशित समग्र व्यय तथा दूसरी ओर समग्र रोजगार अथवा उत्पादन आय के बीच संबंध प्रदर्शित करते हैं। अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय या उत्पादन रोजगार की मात्रा के स्तर से परिवर्तित होता है, इसलिए रोजगार के स्थान पर हम उत्पादन या आय का प्रयोग करते हैं। यानी कि उत्पादन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि रोजगार बढ़ रहा है। ठीक है, उत्पादन यदि बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये हमेशा याद रखना है। रोजगार बढ़ रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से ही रोजगार बढ़ेगा। तो ये हमें समग्र मांग समझ में आ गई। समग्र मांग जो विभिन्न इकाइयों द्वारा व्यय किया जाता है, यानी कि मांग किया जाता है, उनको यदि हम जोड़ लें व्यय को, तो ही समग्र मांग कहलाएंगे। तो ये जरूरी होता है कि समग्र मांग बराबर हो समग्र पूर्ति के। जैसे कि समग्र मांग अभी हमने बताया, समग्र पूर्ति और समग्र मांग, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो, वहां पर जहां पर ये बराबर होते हैं वहीं पर इफेक्टिव डिमांड हम कहते हैं उसको। इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग, और वहीं इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। क्योंकि समग्र पूर्ति है जो उत्पादन किया गया, प्रोडक्शन किया गया, आउटपुट प्रोडक्शन शॉर्ट में लिख दिया है, प्रोडक्शन किया गया, और उस प्रोडक्शन से जो प्राप्त हो रहा है मूल्य, वैल्यू या इनकम, आय, ठीक है, वाई से दिखाते हैं इसको, आय, वो, और जो एडी में ये तो एग्रीगेट सप्लाई हो गया, जो उत्पादन किया गया, तो उत्पादन किया गया तो उसको मार्केट में बेचा गया, मार्केट में बेच करके आय प्राप्त किया गया, क्योंकि साधनों को देना है, जो उत्पादन के साधन है, लेबर हैं और जो कैपिटल्स हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड है कि कंजम्पशन पे क्या व्यय किया गया उसको जोड़ लिया गया, इन्वेस्ट पे क्या व्यय किया गया उसको जोड़ लिया गया, जो इन्वेस्टमेंट किया गया, इन्वेस्टर्स के द्वारा
जो साधन खरीदे गए उत्पादन करने के लिए, उन पे व्यय किया गया वो है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, y इक्वल टू, तो इस प्रकार के समग्र व्यय बराबर हो समग्र आय के, समग्र आय ये हो गया और ये हो गया समग्र व्यय एक्सपेंडिचर। तो समग्र व्यय समग्र आय के बराबर होता है, वही इफेक्टिव डिमांड होता है, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। एक चित्र पहले ये बेसिक चीज समझ लेते हैं। ये एक रेखा है ओ जेड, जो ये बताता है कि ये 45 डिग्री पे खींचा गया है। जो 45 डिग्री पे खींचा गया, तो हम जानते हैं कि इसका प्रत्येक बिंदु से यदि कोई भी रेखा हम एक्स और वाई एक्स पे डालेंगे, वो एक समान होंगे, यानी कि ओ ई वन ओ वाई वन के बराबर होगा। यानी कि ये समग्र आय समग्र व्यय को दिखाते हैं। इसका प्रत्येक बिंदु आय और व्यय को दिखाता है। वाई मीन्स आय, ई मीन्स एक्सपेंडिचर व्यय। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर एग्रीगेट सप्लाई बराबर है एग्रीगेट डिमांड के, यानी कि इसका प्रत्येक बिंदु पर इफेक्टिव डिमांड को दिखा रहा है, प्रभावपूर्ण मांग को दिखा रहा है, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है। इसको यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं। अब हम देखेंगे, चूंकि हमने एग्रीगेट डिमांड देख लिया, एग्रीगेट सप्लाई देख लिया, अब देखेंगे कि इनके द्वारा किस प्रकार से रोजगार एवं आय का निर्धारण किन्स ने बताया कि होगा। तो किन्स ने यह कहा कि संस्थिति उत्पादन के ही स्तर पर वास्तविक बचत, वास्तविक विनियोग, नियोजित बचत नियोजित विनियोग के बराबर होना चाहिए। नियोजित विनियोग क्या है? जो नियोजित बचत क्या है? तो नियोजित बचत जो प्लान किया जाता है अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा बचत करने का, वो नियोजित बचत कहलाता है। और नियोजित विनियोग जो प्लान किया जाता है कि इतना इन्वेस्ट करेंगे, वो नियोजित कहलाता है। वो वास्तविक बचत के बराबर हो, तभी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट और आय का निर्धारण ठीक ठीक इक्विलिब्रियम में होगा। संस्थिति की स्थिति में संस्थिति तब प्राप्त होगी जबकि उत्पादन की पूर्ति समग्र मांग के बराबर हो। पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो। इस स्थिति में घरेलू क्षेत्र उस दर से उपभोग कर रहा होगा जिस दर पर उसने नियोजित किया, तथा व्यापारिक क्षेत्र भी उसी दर पर विनियोजित कर रहा है जिस दर पर उसने विनियोग करना प्लान किया था। तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बराबर होगा रियल इन्वेस्टमेंट के, और प्लान्ड कंजम्पशन बराबर होगा रियल कंजम्पशन के। इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। यदि कहीं ऐसा हो गया कि उत्पादन, जो वांछित उत्पादन है उससे ज्यादा उत्पादन हो गया, उत्पादन यदि बढ़ करके y1 ज्यादा उत्पादन कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन्वेंट्री में वृद्धि होगी। इन्वेंट्री मतलब न बिका हुआ माल, इन्वेंट्री में वृद्धि होगी। और इन्वेंट्री में वृद्धि क्या दिखलाएगा? एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड से। सप्लाई ज्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड से, तो क्या होगा? प्राइस गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये इनका कहना था। इसको चित्र में भी समझ सकते हैं किस तरह से। यहाँ पे अभी जो हमने बताया कि 45 डिग्री पे रहेगा, ये OZ वक्र है जो दिखाता है कि इसका प्रत्येक बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये C वक्र कंजम्पशन को दिखा रहा है। C में हम जानते हैं कि C में एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस C, ये छोटा वाला C MPC को दिखाता है। तो इसलिए ये ऊपर चढ़ता हुआ होगा। ये जो हिस्सा है इतना जीरो से यहाँ तक का हिस्सा, ये यहाँ से क्यों खींचे हैं? क्योंकि C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन अनिवार्य उपभोग को बताता है। यदि इनकम कुछ भी नहीं है उपभोक्ता का, तो भी उतना उपभोग करेगा ही। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही, चाहे वो कुछ भी कमा रहा हो ना कमा रहा हो। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को C0 से दिखाते हैं। प्लस C यानी कि आय जैसे जैसे बढ़ेगी, ये MPC वैसे वैसे बढ़ेगा, यानी कि आय के साथ साथ उपभोग बढ़ेगा जैसे, इसलिए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है। अब इसमें हम जोड़ दिए हैं इन्वेस्टमेंट को, ये हिस्सा इन्वेस्टमेंट है OA, ये हिस्सा इसमें जोड़ देंगे तो ये समग्र व्यय बढ़ करके और ऊपर खिसक करके ये C+I हो गया है, और इक्विलिब्रियम E1 पर आ रहा है। क्योंकि
जेड ओ जेड ऐसी रेखा है, चूंकि समग्र पूर्ति को उन्होंने शामिल नहीं किया, तो यही समग्र व्यय ही समग्र मांग है, यही एडी कहलाएगा, एडी वक्र। इसी से निर्धारित होगा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम E1 पे होगा और Y1 उत्पादन होगा, वो Y1 आय होगा देश का, और यही रोजगार का स्तर होगा, क्योंकि हम अभी देखें किसी ने बताया कि जो उत्पादन होगा वही रोजगार का स्तर होगा, वही रोजगार को बताएगा, क्योंकि रोजगार ही उत्पादन का स्तर है। जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता है, तो रोजगार का स्तर वो Y1 होगा। ये OL रोजगार के स्तर को प्रदर्शित करता है। रोजगार वक्र एक तरह से OL ऊपर की ओर जा रहा है, तो रोजगार का स्तर OY1 उत्पादन पर रोजगार का स्तर ये है, OL 0 है, यानी कि जाहिर सी बात है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिखा रहा है वो LF पर। किसी ने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर से पहले ही इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाती है। तो अब इसमें यदि नियोजित बचत, नियोजित विनियोग, नियोजित उत्पादन अधिक हो गया, वास्तविक उत्पादन अधिक हो गया नियोजित उत्पादन से, तो वास्तविक उत्पादन में इतना, जैसे ए बी के बराबर, जैसे उत्पादन हो गया Y0, तो ए बी के बराबर गैप हो जाएगा, यानी कि ए बी के बराबर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा एएस से, यानी कि इन्वेंट्री में वृद्धि होगी, इन्वेंट्री में वृद्धि होगी, न बिके हुए माल में वृद्धि होगी, जो कि प्रभावित करेगा कि कीमत गिरे। कीमत गिरेगा तो उत्पादन बंद होगा, उत्पादन बंद होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को बाहर किया जाएगा फैक्ट्रियों से, उत्पादन करना नहीं है तो लोगों को बाहर किया जाएगा, और फिर उनका इनकम गिरेगा, इनकम गिरेगा तो और डिमांड गिरेगा, और ये फिर ये मंदी की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में डिसइक्विलिब्रियम पैदा होगा। यदि आपको रोजगार बढ़ाना है तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, यानी कि C+I प्लस डेल्टा आई, यानी कि समग्र मांग को बढ़ाया गया है, समग्र मांग को बढ़ाया जाए, प्रभावी मांग को बढ़ाया जाए, यानी कि E1 से E2 पर जाए। E2 पर यहाँ पे प्रभावी मांग ये थी, और यहाँ पे अब E2 पर प्रभावी मांग बढ़ गई है, और E2 पर C+I+S, E2 पर अब उत्पादन बढ़ करके और रोजगार बढ़ करके Y2 हो जाएगा, और Y2 आय पर रोजगार बढ़ करके L1 हो गया। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार को बढ़ाना है तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक ला सकते हैं, यानी कि यहाँ तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक ला सकते हैं रोजगार को बढ़ा करके, यानी कि इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दिया जाए। तो इसको थोड़ा मिटा लें तो और समझने में आसानी होगी। तो यदि फुल एम्प्लॉयमेंट चूंकि यहाँ है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर लाना है तो एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, एक सेकेंड। फुल एम्प्लॉयमेंट पे लाना है तो एक यहाँ पे इतना हमें डेल्टा आई को बढ़ाना होगा, इस स्तर पे लाना होगा, इस डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा करके इस, या समग्र व्यय ही समग्र मांग है, ये याद रखना है, एग्रीगेट डिमांड ही समग्र व्यय है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इसको हमें ऊपर तक बढ़ाना होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, डेल्टा आई को बढ़ाना होगा, या इसमें यदि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो वो यहाँ पर ला करके फुल एम्प्लॉयमेंट पर हम अर्थव्यवस्था को ले जा सकते हैं। तो कीन्स ने कहा कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही स्थापित हो जाती है। इस आधार पर उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का आलोचना किया। उन्होंने कहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री जो कहते थे कि ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही संतुलन में आएगी, वो गलत है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी संतुलन में आ सकती है, और वो स्थिति ऐसी होगी कि उत्पादन वो Y2 होगा और समग्र व्यय या कुल मांग C+I प्लस डेल्टा आई होगा, या इतने के बराबर होगा, Y2 E2 के बराबर होगा समग्र मांग, और इस आधार पे उन्होंने आलोचना की। एक यदि हमें समझना हो कि यदि अभी हमने जैसे त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखा, और यदि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखा, यदि हम त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को ले लें, यानी कि गवर्नमेंट को रोल को भी ले लें, तो भी हम उस चित्र को समझा सकते हैं इस प्रकार से। यदि मान लें कि इसको थोड़ा पहले हम मिटा लें, इसको हम मिटा लेते हैं, इसको और ऊपर हम ले जाएं, तो ये जैसे 45 डिग्री पे ओजेट खींचा गया था, 45 डिग्री पे,
तो ऐसी स्थिति में जो कि ये यहाँ पे दिखाया हमने C+I, और यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर को ले लें तो C+I+G, अब इक्विलिब्रियम और उत्पादन बढ़ के ये हो जाएगा, और उत्पादन का स्तर बढ़ करके ये हो जाएगा, जो हम OL रोजगार का स्तर को दिखा रहे हैं। तो रोजगार का स्तर भी बढ़ सकता है। जो रोजगार का स्तर यहाँ पे था Y0 पे इतना था रोजगार का स्तर, यानी कि OL से बढ़कर OL1 हो सकता है, यानी कि इस बिंदु से E से हम E1 पर जा सकते हैं, और ये इफेक्टिव डिमांड कहलाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे AD, ये डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और हम जानते हैं कि जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है वहीं पे इफेक्टिव डिमांड हम कहते हैं उसको, इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड को ही मुख्य रूप से निर्धारक माना किन्स ने आय एवं रोजगार में। तो इफेक्टिव डिमांड किसको कहेंगे? जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। और ये समग्र व्यय यदि बढ़ करके, क्योंकि समग्र व्यय और समग्र मांग में काफी नहीं होता है, समग्र व्यय समग्र मांग ही है, एक ही बात है, ये एक ही है। तो समग्र मांग समग्र व्यय यदि बढ़ करके गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसमें आ जाए तो हम इसको ऊपर की ओर शिफ्ट हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जुड़ जाए तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और अर्थव्यवस्था E1 पे आ जाएगा। इसी पर गवर्नमेंट के रोल पर ही किन्स ने कहा कि गवर्नमेंट का रोल होना जरूरी है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि नहीं, गवर्नमेंट के रोल की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप ना करे, अर्थव्यवस्था अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। तो इसको किन्स ने खारिज किया। किन्स ने कहा कि गवर्नमेंट ही अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। जब 1930 में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मॉडल फेल हो गया, जब ये देखा गया कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के हिसाब से तो पूर्ण रोजगार नहीं आ रहा, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के हिसाब से तो स्वतः अपने आप मजदूरी फ्लेक्सिबल होते हुए भी अर्थव्यवस्था में मंदी खत्म नहीं हो रही है, तब किन्स ने घोर आलोचना किया, इनका घोर बुराई किया और कहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मॉडल बकवास है। गवर्नमेंट को अपना रोल निभाना चाहिए, गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ना हो, अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट मिलने की संभावना ना हो, तो ऐसी स्थिति में केवल गवर्नमेंट ही अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसको, क्योंकि गवर्नमेंट लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट केवल अर्थव्यवस्था में कल्याण के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी कि यदि उसे गड्ढा भी खुदवाना पड़े, यदि कोई गड्ढा भी खुदवाना पड़े और उसको फिर से भरवाना पड़े, यानी कि ये अनप्रोडक्टिव वर्क है, तो उन्होंने कहा अनप्रोडक्टिव वर्क भी करवाओ, लेकिन गवर्नमेंट ही अनप्रोडक्टिव वर्क करवा सकती है, जिसे कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं हो, और उसके लिए वो लोगों को पैसे दे, और लोगों की जेब में जब पैसे जाएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे, लोग मार्केट में भागेंगे, मार्केट में पैसे लेके जाएंगे, खरीदेंगे, क्योंकि कीमतें कम हो गई हैं, तो खरीदेंगे। तो इस जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा ही, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से बाहर आ सकती है। तो इसलिए किन्स ने गवर्नमेंट के रोल को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया और ये कहा कि गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। और हम देखते हैं कि आज के डेट में हर देश में गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो टैक्स लगाती है और सब्सिडी और खर्चा करती है, सब्सिडी देती है, रोड बनवाती है, पब्लिक गुड्स जो भी है, पब्लिक वस्तुएं जो भी है, सार्वजनिक वस्तुएं, उन सबका निर्माण भी करती है गवर्नमेंट। तो तब से किन्सियन थ्योरी को फादर ऑफ किन्स को किन्सियन थ्योरी का फादर भी कहा जाता है। और किन्स ने एक पूरी तरह से अर्थशास्त्र में भूचाल ला दिया अपने विचार से, अपने थ्योरी से। और उसके बाद क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो थ्योरी था वो बहुत कम महत्वपूर्ण रह गया, उसका महत्व गिर गया और किन्सियन थ्योरी का महत्व बढ़ गया। और किन्स ने कहा कि गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां भी जरूरत पड़े गवर्नमेंट ही उस चीज को ठीक कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट के हिसाब से काम नहीं करती है, वो जन कल्याण के लिए काम करती है।
अब कीन्स के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुई, उसको देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या आलोचना किया गया। पहला आलोचना किया गया, प्रभावी मांग रोजगार की मात्रा के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कीन्स ने कहा था कि जैसे जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट को ही प्रतिनिधित्व करता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ही हो कि रोजगार बढ़ रहा है। तो प्रभावी मांग, प्रोडक्शन का मतलब प्रभावी मांग बढ़ रहा है, प्रभावी मांग बढ़ने से रोजगार की मात्रा बढ़ जाएगा। लेकिन लोगों ने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि प्रभावी मांग बढ़ रहा है तो रोजगार बढ़े ही। प्रभावी मांग बढ़ करके भी रोजगार ना बढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि प्रभावी मांग बढ़ रहा हो और रोजगार नहीं बढ़ रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट है कीन्सियन सिद्धांत पूर्ण अ, प्रतिस्पर्धा को मानता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन को मानता है, जो बहु यथार्थवादी धारणा नहीं है, कि उन्होंने एकाधिकार की समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन सामान्यतः नहीं पाया जाता है, और इसलिए एकाधिकार की स्थिति को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। एकाधिकार की स्थिति में अनावश्यक रूप से वस्तुओं की कीमतों को नीचे नहीं आने दिया जाता है, वस्तुओं की कीमतों को अधिक लिया जाता है, और इस प्रकार से जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा हो सकता है एग्रीगेट सप्लाई से, और इसलिए अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति आ सकती है। किन्सियन सिद्धांत अल्पकालिक घटना से संबंधित है, यह गतिशील अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक समस्या को कोई ध्यान नहीं देता। चूंकि हमने अभी देखा कि केन्स कहते थे कि दीर्घकाल में हम नहीं जीते, हम शॉर्ट रन में जीते हैं, और ये शॉर्ट रन की बात किया इन्होंने, दीर्घकाल की बात नहीं किया। तो शॉर्ट रन की बात किया इसलिए इनका सिद्धांत उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था दीर्घकाल के हिसाब से चलती है। कोई भी इन्वेस्ट करता है तो ऐसा नहीं कि एक दो साल के लिए करता है, वो इन्वेस्ट कोई फैक्ट्री लगाएगा मोबाइल बनाने की तो दो चार साल के तो लगाता नहीं है, वो तो बहुत दूर तक सोच के लगाता है। तो ये इनकी गलती हुई। यह 1930 दशक के महामंदी के बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के उपाय को केवल बताता है। ये केवल 1930 में जो मंदी आई थी, केवल उसमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए गवर्नमेंट को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को अनप्रोडक्टिव कार्य करना पड़े तो भी करना चाहिए, और उस मंदी को खत्म करना चाहिए। केवल उस समस्या से संबंधित था इनका सिद्धांत। बाकी सामान्य स्थितियों में उनका सिद्धांत फेल है, नहीं काम करता है। केनेसियन सिद्धांत अविकसित देशों में लागू नहीं होता है, यह केवल डेवलप कंट्री में ही लागू होता है, अल्प विकसित देशों में लागू नहीं होता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में एक तो पूर्ण रोजगार से पहले ही कीमतें बढ़ने लगती हैं, इन्फ्लेशन पहले ही आ जाता है, और इन्वेस्टमेंट की समस्या होती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है। इन्वेस्टमेंट केवल मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल पर निर्भर नहीं करता है, और केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर नहीं करता है, वो अन्य भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए अल्प विकसित देशों में चूंकि संरचनात्मक समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, और बहुत सारे कारण हैं, इसलिए किन्स का सिद्धांत जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उसमें लागू नहीं होता है। पीगू प्रभाव एक चुनौती है, क्योंकि पीगू इफेक्ट हमने एक वीडियो भी बनाया है। पीगू इफेक्ट ये कहता है कि जब मंदी की स्थिति आती है तो मंदी की स्थिति में कीमतें गिरती हैं तो लोगों का रियल बैलेंस बढ़ जाता है। यानी कि रियल बैलेंस का मतलब उनका जो मनी पावर, परचेजिंग पावर है, उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है। वैल्यू ऑफ मनी बढ़ने के कारण परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और इस कारण से वो डिमांड करते हैं, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके प्राकृतिक रूप से अर्थव्यवस्था फिर से संतुलन में आ सकती है, जिसको कीन्स ने नकार दिया था। कीन्स की का सिद्धांत एक स्थैतिक सिद्धांत है, एक दिए हुए समय से संबंधित है। ये प्रायोगिक सिद्धांतों, उस प्रायोगिक समस्याओं को हल करने में सहयोगी नहीं है। जब सारी चीजें बदल रही हो और अर्थव्यवस्था दीर्घकाल के अनुसार चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कीन्स का सिद्धांत कार्य नहीं करेगा। बचत एवं विनियोग का स्वतः समायोजन को जो मान के चलते हैं कि सब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ही होंगे, जो सेविंग होगा वो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया कि आय बराबर होगा सी प्लस आई के। आई को उन्होंने ये मान लिया कि एस बराबर आई हो जाएगा, जो सेविंग होगा वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो स्वतः समायोजन हो जाएगा। ऐसा मानना ठीक नहीं है, ऐसा लोगों का मानना था। तो ये कुछ आलोचनाएं हुई कीन्स की। फिर भी कीन्स का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और कीन्स ने अर्थव्यवस्था में खासकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचा लिया उन्होंने। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 1930 की मंदी में डूबने के कगार पे थी,
क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के मॉडल के हिसाब से उसको इन्होंने एक नई दिशा दे दी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने एक नया जीवन दिया। इस प्रकार से किन्स का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यदि किन्स के सिद्धांत को हटा दिया जाए तो उसकी आत्मा खो जाती है। तो किन्स का सिद्धांत जरूर समझना है और उसको अच्छे से समझ लेंगे तो और भी जो बाकी के सिद्धांत हो अपने आप समझ में आ जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।